वेलकम टू एक्यूमेन। और आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ जियोटेक और आरसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जियोटेक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो जियोटेक में आपका सबसे पहला क्वेश्चन था ये 131 नंबर का क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको बोला था द क्ले डिपॉजिट थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्ले डिपॉजिट की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है, बता दिया था। और वॉइड रेशियो आपको दिया है 0.5 गोज अंडर सेटलमेंट। ठीक है, पहले आपका 0.5 था और जब फाइनल वॉइड रेशियो जो था वो था आपका 0.2 आफ्टर द सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट होने के बाद तो आपको बताना है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सेटल्ड लेयर। आपको बताना है कि सेटल्ड लेयर की थिकनेस क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर जब भी कोई भी सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो उसको निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं डेल एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपकी पहले की थिकनेस थी, है ना, या यहाँ पर कितना बताया था 10 सेंटीमीटर, तो ये ले लेते हैं हम एच नॉट। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर होता है, जो भी चेंज आता है आपका वॉइड रेशियो में। ठीक है, सो दैट इज डेली और डिवाइडेड बाय 1 प्लस और यहाँ पे आप क्या डालते हो, जो आपका इनिशियल सेटलमेंट था, दैट इज ई नॉट। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डेल एच, थिकनेस ऑफ सेटल्ड लेयर जो है उसको हमको निकालना है। ठीक है, सेटलमेंट के बाद क्या थिकनेस रहा। ठीक है, सो डेल एच यहां पर आ जाएगा। डेली कितना हो गया आपका, डेली हो गया 0.5 माइनस 0.2, ये हो गया 0.5 माइनस 0.2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल आपका सेटलमेंट कितना था, 0.5 था, 1 प्लस 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच नॉट, एच नॉट कितना था 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ऊपर 0.3 आ जाएगा, नीचे 1.5, ये गया 1 से, ये गया 5 से, 5 और 10 से गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या है, वर्टिकल कनेक्टिंग और या कर्व कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर। ठीक है, जितने भी वर्टिकल प्रेशर में जहां जहां बराबर होगा उसको जो लाइन कनेक्ट करेगी। ठीक है, या कंटूर जानते हैं हम लोग, सर्वेइंग में कंटूर भी पढ़ते हैं, है ना, तो कंटूर क्या होता है, कंटूर वो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जिनका इक्वल लैंड पे एलिवेशन होता है। ठीक है, इक्वल एलिवेशन होता है फ्रॉम या मीन सी लेवल। यहाँ पे आइसोबार वो लाइन होती है जो कनेक्ट करती है जहां पर वर्टिकल प्रेशर इक्वल होता है। ठीक है, इसको आपको कई बार पूछ लेता है कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप जो है बल्ब जैसा होता है। ठीक है, ये भी आपको पूछ लेता है कई बार कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है बल्ब जैसा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो भी वर्टिकल जो भी आपके प्रेशर है वो बराबर जो आते हैं, वो कहां पर आते हैं, वो इक्वल रेडियल डिस्टेंस पे आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका शेप जो है थोड़ा बल्ब जैसा बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है इक्वल वर्टिकल प्रेशर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पॉइंट्स मिलते हैं और वो इक्वल रेडियल डिस्टेंस पे मिलते हैं, इसलिए ये बल्ब जैसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेस्टरगार्ड इक्वेशन फॉर्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेसेस गिव्स द ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देन बेस्नेक्यू फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टरगार्ड फॉर्मूला और बेस्नेक्यू फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बेस्नेक्यू फॉर्मूले की। ठीक है, तो ये होता है जनरली के बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो के बी है, ये जो के बी है हमारा, ठीक है, ये जो आपका के बी है ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है, ये के बी जो है ये होता है आपका 3/2 पाई। ये क्या हो गया आपका, ये कोफिशिएंट हो गया है ना, या आप बोल कांस्टेंट हो गया है ना, 3/2 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ जो आर जेड की बात की गई है ना, आर जेड, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, 2 नहीं है, ये जेड है। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं और होल ब्रैकेट में लगा देते हैं हम लोग 5/2। ठीक है, होल ब्रैकेट में हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर 5/2, ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब
अगर हम बात करें किसकी, अब बात करें अगर बेसनिक की, ये बेसनिक हो गया। अब बात करें वेस्टरगार्ड की, तो ये होता है KW Z का स्क्वायर, ठीक है, ये भी Z है, Z का स्क्वायर, ये भी Z है, ठीक है। अब इसमें जो आपका कांस्टेंट हो गया, कौन सा, आपका जो कांस्टेंट वेस्टरगार्ड कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये जो वेस्टरगार्ड कांस्टेंट हो गया KW, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 1/पाई, ये हो जाता है 1/पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+2R/Z, पावर में लगा दोगे आप, क्या पावर में लगा दोगे स्क्वायर, और होल के पावर में आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो कि Q और ये तो सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, QZ²। अब आप इनको दोनों को जब सॉल्व करते हो तो यहां से R/Z की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है 1.54, अगर और प्रिसाइज जाओगे तो 1.54। तो देखो जब RZ इसके बराबर है तो KB और KW दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, KB और KW जो है बराबर हो जाते हैं। अब अगर बात करें कि R/Z जो है वो अगर छोटा निकलता है ना, या फिर बोल देते हैं वो अगर बड़ा निकलता है 1.54 से, तो यहां पर क्या बोला है, वेस्टरगार्ड फॉर्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेसेस गिव्स द ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देन बाय बेसनेक्यू फॉर्मूला व्हेन R/Z, अगर R/Z की वैल्यू 1.54 से बड़ी होती है तो आपका जो KW है वो बड़ा आता है, ठीक है, आपका जो KW जो है वो बड़ा आता है KB से। तो सही आंसर हो गया, वैसे ये होना चाहिए 1.54, ठीक है, टू बी प्रिसाइज। और अगर R/Z की वैल्यू कम होती है 1.54 से, तो आप बोलोगे कि बेसनेक्यू का जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है वेस्टरगार्ड से, ठीक है। तो उल्टा क्वेश्चन भी आपको किसी अलग एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ अ सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट होता है, Ka जो है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 - sin φ डिवाइडेड बाय 1 + sin φ, ठीक है, ये होता है एक्टिव का। और पैसिव का क्या होता है, अगर पैसिव का पूछा होता तो, और पैसिव वाला होता है 1 + sin φ 1 - sin φ, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आपको थीटा किसके, tan के टर्म्स में दिया है, ठीक है, तो tan² के अगर टर्म्स में आप इसको लिखोगे तो ये हो जाता है tan², एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाता है tan² 45 - π/2, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कोफिशिएंट बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी तो बढ़ेगी, है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan²। अगर यही पैसिव होता तो फॉर्मूले में क्या हो जाता, ये हो जाता tan² 45 + π/2, ठीक है। तो ये वाला आंसर कब करेक्ट होता, बी भी करेक्ट होता, किसके केस में, अगर हम पैसिव बोलते तो, क्योंकि अभी लेकिन हमने एक्टिव बोला था, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। अगर पैसिव होता तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, अगर पैसिव होता तो करेक्ट आंसर हो जाता बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 135, ठीक है। सो अ फेलियर वेज डेवलप्स इन अ रिटेनिंग वॉल, अगर फेलियर वेज डेवलप होगा इफ अ रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, जब रिटेनिंग वॉल जो है वो बैकफिल से दूर जाएगी तब एक वेज यहां से फेलियर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं फेलियर प्लेन इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है। पहली बात करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है वो किसके लिए सूटेबल है, तो ये जनरली ना सैंड के लिए सूटेबल होता है, ठीक है, सूटेबल फॉर सैंड, ठीक है। और बहुत क्विक होता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वीक अगर जनरली वीक प्लेन बोलते हैं तो उस पर जनरली लगा देते हैं, ठीक। लेकिन जनरली शियर डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, दोनों बॉक्स ऊपर नीचे से अलग होते हैं, तो यहाँ पे जो फेलियर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल रहता है जनरली, ठीक है। तो वीकेस्ट प्लेन नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब अगर रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात करें तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन
आप बोल सकते हो रिलेटिव कॉम्पैक्शन, है ना। ये रेशियो होता है किसका, ये रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वो अपने नेचुरल स्टेट में डिवाइडेड बाय मैक्सिमम यूनिट वेट या मैक्सिमम अगर डेंसिटी है, तो जनरली फील्ड पे नेचुरल स्टेट पे रहता है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हो यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एट नेचुरल स्टेट डिवाइडेड बाय वो अपने पूरे फुल डेंस वाले, है ना, या तो गामा डी मैक्स बोल सकते हो, तो वो तो जनरली लैब में ही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम फैक्टर की। ठीक है, टाइम फैक्टर इन कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर जो है कंसोलिडेशन में वो कैसा होता है। तो टाइम फैक्टर एक तो निकालने के लिए क्या निकालने के काम आता है, पहली बात तो इट इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, सो कि कोई भी डिग्री 50% कंसोलिडेशन के लिए क्या टाइम फैक्टर होगा, ये ऐसे अलग अलग टाइम फैक्टर आपके निकल के आते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CV इंटू जितना टाइम लगा उतने परसेंट कंसोलिडेशन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय ड्रेनेज पाथ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपका टाइम फैक्टर ये ड्रेनेज पाथ पर भी डिपेंड करता है, मतलब परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करता है, ये फंक्शन भी होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का, और ये नॉन डायमेंशनल होता है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता इसमें, ठीक, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो नॉन डायमेंशनल है और डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन पे। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ज्यादातर मैंने जो क्वेश्चन देखे उसमें ना आपके सारे स्टेटमेंट करेक्ट ही निकल रहे हैं। ठीक है, ये वाला छोड़ के चलिए अब इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड जो है वो हम किसके काम निकालते हैं, वो हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कर्व फिटिंग, इसमें आप दो कर्व बनाते हो, एक थ्योरेटिकल रिलेशन होता है, एक प्रैक्टिकल, उस हिसाब से आप कंसोलिडेशन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर केपी की बात करिए, और केपी अभी हमने ऊपर निकाला था। केपी में क्या होता है, केपी में भी हमने ऊपर निकाला ना 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फॉर अ वेरी लूज सॉइल। अब यहां पर एसपीटी की बात करें अगर, तो लूज सॉइल के लिए, है ना, अगर लूज सॉइल है आपका तो एन की वैल्यू जो है, अगर यहां पर लूज सॉइल है तो एन की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो जाती है, लेस देन 4 हो जाती है। एन की जो वैल्यू है वो हो जाती है लेस देन 4, एन हो जाता है लेस देन 4। ठीक है, अब अगर मान लो सिर्फ लूज है, ये तो वेरी लूज हो गई अगर, है ना, यहाँ पर वेरी लूज की बात करिए, वेरी लूज है तो 4 से कम, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बाकी का भी पता होना चाहिए, अगर लूज सॉइल है तो ये हो जाएगा 5 से लेके 10। ठीक है, और अगर मीडियम है, अगर मीडियम है तो ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ के ये हो जाएगी आपकी 11 से 30। ठीक है, ये हो जाएगी 11 से 30, ये हो जाती है 11 से 30। ठीक है, अगर और डेंस है तो 31 से 50, और अगर वेरी डेंस है तो फिर ग्रेटर देन 50। ठीक है, ये हो जाएगी 31 से 50, और अगर बहुत ज्यादा वेरी डेंस है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 50। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, चलो डेंसिटी की भी बात कर लें अगर, ठीक है, तो डेंसिटी अगर आपको गिवन है केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो लूज है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ये लेस देन 1600 के आसपास रहती है, यहाँ पर ये जो है ये 2000 तक रह सकती है। ठीक है, 2000 तक रह सकती है, यहाँ 2100 के तक रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2100 से 2200 के आसपास रहती है। ठीक है, और ये जो है ग्रेटर देन 2200 रह जाती है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है अंडर रिम पाइल्स, पाइल्स की बात कर रहे हैं। अंडर रिम पाइल्स में एक बीम कनेक्ट होती है। ठीक है, और जनरली ये बीम क्यों कनेक्ट होती है, ये जो बीम है ये ग्रेड बीम कहते हैं या कैपिंग बीम,
ये जनरली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाई के जैसे यूज होता है, कैपिंग बीम या इसको ग्रेड बीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, ये एक्ट एज अ एक्ट एज अ एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल टाई, ठीक है। अब आपके आ गए हैं कौन से क्वेश्चन, अब आपके आ गए सारे पाइल वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ये और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है डिफरेंशियल सेटलमेंट को, ठीक है, कंट्रोल डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट इसको भी बचा के रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अगर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, देखो अगर फ्रिक्शनल पाइल है, ठीक है, तो जनरली आप यहां पर कंडीशन भी बनती है, कंडीशन भी बनती है, ऐसा नहीं है कि एंड बियरिंग पाइल में भी अगर इसका जो डाया है ना, जो स्पेसिंग है, जो स्पेसिंग दी गई है, देखो ये इसके बराबर कब हो जाता है, यहां पर बोला है कि अगर ग्रुप में है पाइल तो कुछ लॉसेस होते हैं, वो फ्रिक्शन पाइल में, ठीक है। अगर एंड बेयरिंग पाइल है और स्पेसिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 टाइम्स डाया है, ठीक है, स्पेसिंग जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू भी बोल सकते हो 3 टाइम्स डाया है, तब हम बोलते हैं कि जो पूरे पाइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, वो सम ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल। जैसे यहां पर मान लो 9 पाइल लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो डाया के 3 टाइम से ज्यादा है, ठीक है। तो ये पूरे ग्रुप की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, जितनी एक की होगी। जैसे मान लो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है क्यू यू, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरे ग्रुप की बताओ, तो और ये मान लो एन नंबर ऑफ पाइल्स हैं, तो आप 2 क्यू यू, तो वही हो गया, है ना, मतलब सबकी आपने बेयरिंग कैपेसिटी को ऐड कर दिया तो वो हो गई पूरे ग्रुप पाइल की जगह, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, या स्पेसिंग अगर कम है 3 से तब भी नहीं होता, ठीक है। चलिए, इसलिए बाकी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक। अब ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है, मतलब क्यों सूटेबल नहीं है फॉर फाउंडेशन, क्योंकि उसमें बार बार स्वेलिंग और श्रिंकेज आता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल को कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट नहीं मानते, ठीक है। हाँ, बाकी खेती वेती के लिए बढ़िया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये बढ़िया नहीं होता, ठीक है। चलो अब कांटेक्ट प्रेशर फॉर, देखो इसके 4 केस बनते हैं, ठीक है। पहला तो 2 टाइप होता है, एक हो गया मान लो आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग, ठीक है, एक हो गया आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग। अब फ्लेक्सिबल फुटिंग अगर अगर आपकी जो फ्लेक्सिबल फुटिंग है वो किस में है, वो कोहेसिव सॉइल में है, ठीक है। पहला केस है कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल है, ठीक है, और कैसी है, फ्लेक्सिबल फुटिंग है, ओके। तो यहां पर जो आपका ये जैसे मान लो ये फुटिंग है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एजेस में मिनिमम सेटलमेंट रहेगा, लेकिन जो सेंटर है वहां पर मैक्सिमम सेटलमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम एट सेंटर और एजेस में कम है, ठीक है। दूसरा केस इसी में आता है किसका, कोहेजन लेस का, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कोहेजन लेस सॉइल का, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल का। यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा होता है, ठीक है, यहां पर उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है, आउटर में मैक्सिमम आता है, सेंटर पे मिनिमम आता है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई फ्लेक्सिबल फुटिंग। अब बात करते हैं हमारी रिजिड फुटिंग की, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है रिजिड फुटिंग। आपको ये कोई भी एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है चारों में से, ठीक है, ये बहुत फेमस है, ज्यादातर आता है जनरली, ठीक है। अब यहां पर पहले रिजिड फुटिंग में अगर हम किसकी बात करें, कोहेजिव की, तो उल्टा हो जाएगा, देखो होगा वैसा ही, उल्टा जो कोहेजन लेस में हो रहा था ना वो अब कोहेजिव में होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एजेस में ज्यादा कांटेक्ट प्रेशर रहेगा और सेंटर पे कम रहेगा। अब उल्टा होगा किसमें, कोहेजन लेस में। यहां पर कोहेजन लेस में ऐसा हुआ था, लेकिन अब यहां पर उल्टा होगा, कोहेजन लेस में क्या होगा,
इसमें देखो यहाँ पर मिनिमम रहेगा एजेस पे और सेंटर पे मैक्सिमम, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर एट सेंटर डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द एज, ठीक है। और स्मॉलर एट सेंटर एंड इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द एज किसमें होगा, कोहेसिव सॉइल में, ठीक है। चलिए अब राफ्ट पुटिंग कब करते हैं यूज, देखो राफ्ट पुटिंग जनरली जब आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है तो आप पूरी सॉइल निकाल के पूरी एक यूनिफॉर्म क्या करते हो, स्टील बिछा देते हो, है ना, सॉइल पूरी निकाल के स्टील बिछा देते हो। तो यहां हम कब यूज करते हैं, जब फाउंडेशन की लो बेयरिंग कैपेसिटी हो, करेक्ट, हैवी लोड ट्रांसफर करना होगा जब कॉलम से, या सुपर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से भी सेटलमेंट में गिर सकता है, तो तीनों कंडीशन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाउंडेशन विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ कब होता है, कब बोल सकते हो आप कि विड्थ ज्यादा है डेप्थ के, तो ये कहलाती है शैलो फाउंडेशन, और डेप्थ ज्यादा हो विड्थ के तो डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, पहली बात तो, ठीक है, तो ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो सॉइल बियर कर सके, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, लोडिंग that can be imposed on soil, that can be imposed on soil, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कि बेयरिंग ले तो ले रही है लेकिन शियर ना हो और सेटलमेंट ना हो, तो यही दो बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। नो विथ नो पॉसिबिलिटी, विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ शियर फेलियर एंड सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन फेलियर टेंजाइल नहीं होगा, यही पहले हो गया, ठीक है। तो इनको इनको झेलते हुए जो मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन ले सकता है, ठीक है, इसके लिए दो क्राइटेरिया यही आते हैं, शियर फेलियर और सेटलमेंट, ठीक। अब नेक्स्ट आता है जियो टेक्सटाइल आर यूज्ड एज अ रेनफोर्समेंट, है ना, रेनफोर्समेंट में यूज कर सकते हो आप जियो टेक्सटाइल, व्हेन दे शुड हैव। अब देखो अगर आप इसको रेनफोर्समेंट के लिए यूज कर रहे हो तो रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है, टेंशन बियर करना, टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करना, यस और नो, है ना, टू बियर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए हायर मॉड्यूलस ऑफ डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। यहां पर ड्राइविंग सीट नहीं आएगा आंसर, देखो टोटल ब्लो काउंट रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर प्रेजेंट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, तो जो फर्स्ट होता है फर्स्ट को आप बोलते हो ड्राइविंग सिटिंग, है ना, सिटिंग ड्राइव, लेकिन जो सेकंड और थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको बोला जाता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। चलिए अब आगे के आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो वो हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके जियोटेक के और कोई क्वेश्चन जो है, और जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ ये है 200, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर एक्सकवेशन, ठीक है, तो जब ग्राउंड वाटर में एक्सकवेशन करते हैं तो पानी ऊपर आता है, ठीक है, तो अब इसको ना आप चार तरीके से, या तो केमिकल कंसोलिडेशन कर दो तो पानी ऊपर ना आए, ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है कि आप क्या करो इम्परवियस लेयर लगा दो एक, ठीक है, एक और जो चौथा तरीका होता है वो होता है इम्परवियस लेयर लगा दो आप कोई, ठीक है, तो इम्परवियस आप ग्राउटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, इम्परवियस लेयर कैसे लगा सकते हो, ग्राउटिंग कर दो, ठीक है ना, इम्परवियस लेयर बाय ग्राउटिंग, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, नहीं तो फ्रीजिंग कर दो नहीं तो कंप्रेस, ये तीनों मेथड तो हैं, इसके अलावा आप इम्परवियस लेयर भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब पानी रोकने के लिए, अब ये पूरे ग्राउंड वाटर के क्वेश्चन है, ठीक, तो पानी रोकने के लिए आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो डायफ्राम वॉल, ठीक है, ये बना शीट पाइल क्यों बनाते हैं, ये ताकि मिट्टी अच्छे से पकड़े रहे, ठीक है ना, अच्छे से पकड़े रहे तब पाइल रहती है। चलिए अब टेम्पररी स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ताकि पानी हट जाए वो होता है कोफर डैम, ठीक है, डैम बनाने के पहले आप
कोफर डैम बनाते हो ताकि डैम के कंस्ट्रक्शन में पानी ना आए बीच में, या ब्रिज का अगर कोई बना रहे होगे आप तब, ठीक है, इसीलिए। चलिए, तो यहां तक आपके थे किसके, ये आपके थे क्वेश्चंस फॉर जियोटेक, ठीक है। चलिए अब आरसीसी के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, आरसीसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हैं आपके 188 से 188 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो है ये चीज को आप देखोगे, अगर यहाँ पर बताया भी है, देखो 0.5 AST लगा हुआ है, ठीक है। तो जब 0.5 AST लगता है तो ये जो L1 है ये कितना हो जाता है, ये 0.1 टाइम्स ऑफ L होता है, ठीक है। तो L1 जो है 0.1 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, और ये डेवलपमेंट लेंथ का 1/3 होता है, ठीक है, LD/3। तो L2 हो जाएगा LD/3। क्लियर है? चलिए, है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर ना नेगेटिव मोमेंट आता है, इसलिए आप जो है 2.1 ऑफ L लेते हैं, ठीक है। ये आपके कोड में भी दिया हुआ है, ठीक है, कोड में D1.6 क्लॉज में दिया है शायद, ठीक है, देखोगे एनेक्जर में। चलिए, अब ये U बार क्यों लगाते हैं, ताकि टॉर्शनल ना आए, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट के लिए लगाते हैं, ठीक। अब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल डायगोनल बार एट री एंटर कॉर्नर, तो क्रैकिंग ना हो, ठीक है, इसलिए हम एडिशनल, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज होता है या श्रिंकेज होता है, ठीक है, कंक्रीट में श्रिंकेज होता है, उसके कारण क्या आते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक्स आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एडिशनल डायगोनल बार लगाते हैं ताकि ये क्रैक्स ना आए, ओके। चलिए, नेक्स्ट है, आप कैंटिलीवर स्लैब की बात करें अगर, तो यहां पर आप बॉटम में क्यों देते हो, ताकि जो रिवर्सल ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, कुछ चीज आप बेंड करोगे तो वो रिवर्स भी तो होगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम बॉटम में भी स्टील देते हैं, ठीक है, टू रेजिस्ट द रिवर्सल ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब ये देखो, अब आप सीढ़ी देख रहे होगे, तो इस सीढ़ी में ये पूछा है कि सपोर्ट सिस्टम कहां से मिल रहा है, तो यहां पर कहीं एंड बीम तो नहीं लगी है, ठीक है, तो लैंडिंग से ही मिल रहा है इसको सपोर्ट, तो स्टेयर सपोर्ट एट लैंडिंग। अब यहां पर देखोगे तो मोजैक फ्लोरिंग जो है वो ब्रोकन टाइल से बनती है, ठीक है, मोजैक फ्लोरिंग बोलते हैं उसको। चलिए, अब ये आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वैसे क्वेश्चन है ना, ये सब जब ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं, यहां पर ये प्लास्टर वाला भी है। इंटीरियर में देखो, इंटीरियर में आपका 12 से 15 mm रहता है, ठीक है, और एक्सटीरियर में 15 से 20 mm। तो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हो 20 से 15, है ना, ये एक्सटीरियर में 20 और इसमें 15 ले सकते हो, ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के, ठीक है। ये सब वैसे आपके, ये आरसीसी का भी बोल सकते हो आप, है ना, कि देखो अगर वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल मेंबर्स हैं, जैसे कॉलम हो गया, ठीक है, ये सब आपके कब निकल जाना चाहिए, ये आपके 24 से 48 घंटे में निकल जाते हैं, ठीक है, आवर्स जनरली वर्टिकल कॉलम्स, है ना, और वर्टिकल वॉल के लिए भी, तो वॉल के लिए आप बोल सकते हो 1 डे, और कॉलम के लिए 16 आवर्स, ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो, है ना, या कॉलम के लिए 1 डे डाल सकते हो, अगर ऑप्शन में कहीं है नहीं ना, ये वाला है, लेकिन डी का भी है, फिर हाँ 4 का भी है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, एग्जैक्ट देखें आप अगर, तो वॉल के लिए थोड़ा ज्यादा दिन रख सकते हो, कॉलम के लिए थोड़ा कम दिन रख सकते हो, ठीक है। तो कॉलम के लिए 16 घंटे में जा सकते हो, या कॉलम के लिए आप 1 दिन के लिए जा सकते हो, वॉल के लिए 16 घंटे के लिए जा सकते हो, कॉलम के लिए 1 दिन, वॉल के लिए 16 घंटे, ठीक है। हाँ, बीम है तो बीम के लिए आपको 7 दिन, और स्लैब के लिए 3 दिन, ठीक है। और अगर बीम 6 मीटर से बड़ी है तो फिर 14 डेज के लिए भी जाना पड़ सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या है। हाँ, ये वाला भी आप बोल सकते हो 208। हाँ, ये देखो, अब इसमें देखो, अगर आपको एक ही जॉइंट की फोटो पता है, जैसे मुझे एक कंट्रैक्शन जॉइंट का पता है कि ये कंट्रैक्शन जॉइंट है, ठीक है, और ये एक्सपांशन जॉइंट है,
अगर आपने कभी मान लो स्लाइडिंग जॉइंट या टेम्पररी ओपन जॉइंट नहीं देखा है तो भी आपका आंसर बन जाएगा। देखो ए का 1 और 2 का बी तो सही है, तो 3 का सी, 4 का डी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं सब इतना अच्छा दिया था कि अगर आप एक का भी कोई बता देते ना तो आपको बाकी के पता चल जाते हैं। चलो आगे देखते। ठीक है, अब यहां पर देखोगे, यहां पर थोड़ा क्वेश्चन ये गलत आंसर दिया है आपका। ठीक है, ये देखो, अगर गैबलियन रिटेनिंग वॉल बोलेंगे तो ये आपका ये वाला है बी। ठीक है, तो 4 का बी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 का सी, ये आपका स्टोन मशीनरी वाला हो गया। गैबलियन रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरीके से दिखता है, आप फोटो में भी देखोगे ना, तो वो जो पत्थर चेन से नहीं बांध दिए जाते हैं, जैसे एक यहाँ पे पूरी जाली नेट लगा दी, उसके अंदर पत्थर है, नेट से कवर्ड है, तो ये उसी तरीके का दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 का हो जाएगा सी, 1 का हो जाएगा सी। 2 का ये वाला जो है ये आपका हो गया, और रेनफोर्स सॉइल वाला 3 का ये। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट अब आपके हैं यहां से, द काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल फॉर बैक सॉइल, वेयर इज द काउंटर फोर्ट प्रोवाइडेड एंड विच टाइप ऑफ। तो इनर फेस में देते हैं काउंटर फोर्ट, आपने फोटो देखी होगी तो, और टेंजाइल फोर्सेस के लिए जनरली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, मेड अबव डैश विल एक्सपीरियंस। तो जनरली अगर हम अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए बंबू बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, जापान अपेन में देखा होगा आपने, आरसीसी और स्टील पे नहीं जाते। अब अगर कोड देखोगे आप 1920, तो कोड में रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप 400 FE 415 से ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर ईयर नहीं बताया, 2002 में हम देखेंगे तो वहां पर चेंज हो गया था। ठीक है, तो FE 550 ले लिया था। तो अगर किसी ने FE 550 लगाया है तो हम ये कोड का रिवीजन वाला भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लगाया है तो वहां पर रिवाइज में दिया है कि 550 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अर्थक्वेक के क्वेश्चन आ गए आपके कुछ कुछ। चलिए नेक्स्ट है, ये देखो, ये 135 डिग्री का बता रहा है, इन केस अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन द परमिसिबल डायमेंशन, ये 10D होता है। ठीक है, 10D। यहाँ पर आपका जो टाइप 1 है वो रॉक के लिए है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका सॉइल जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा, ये सॉफ्ट के लिए है। ये सबसे हार्ड जो है वो रॉक या हार्ड के लिए सबसे नीचे रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टिरप्स जो है वो किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कि आप स्टिरप्स किसके लिए, भाई शियर ना हो या लेटरल शियर स्ट्रेस ना आए, है ना, जनरली लेटरल शियर स्ट्रेस के लिए हम स्टिरप्स लगाते हैं। लेटरल शियर स्ट्रेस, लेटरल शियर स्ट्रेस के लिए हम स्टिरप्स लगाते हैं। और डायगोनल टेंशन, है ना, डायगोनल जो टेंशन स्ट्रेस आता है उसके लिए भी लगाया जाता है। बल्जिंग ऑफ कंक्रीट के लिए भी लगाते हैं। ठीक है, कि बल्किंग ना हो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण, है ना। तो तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट अगर देखें तो विच स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज यूज्ड एज डायफ्राम इन अ बिल्डिंग, तो स्लैब और बीम, स्लैब और बीम जो है वो उसी लिए काम आते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं लोड, है ना, जो भी वर्टिकल लोड आता है उसको वो डायफ्राम का वही काम रहता है ना, वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करना, तो वही बीम और स्लैब भी करते हैं, है ना। चलिए, सिलिका फ्यूम्स, सिलिका फ्यूम्स आपकी जल्दी स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। ओके, और यहाँ पर ये करोजन से, एसिड अटैक, केमिकल अटैक से भी बचाते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। जो आपका ये कोड है ये बताता है कि जो वाटर टैंक है वो दोनों से डिजाइन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, ए और बी दोनों। माइक्रोपाइल की बात करें अगर, तो माइक्रोपाइल्स में क्या होता है, आपका जो डायामीटर है वो छोटा होता है। ठीक है ना, और ये जनरली डेब्रिस या कहीं की पाइल खराब हो जाती है ना, तो उसकी जगह फिट करने के काम आती है, इसलिए लो डिस्टर्बेंस टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर बाद में काम आती है। जैसे कहीं की पाइल खराब हो गई, डेब्रिस में लगे होने के कारण, है ना, या नेचुरल कंडीशन खराब होने के कारण
तो वहां पर हम माइक्रोपाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहां पर देखें अगर, तो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं, 0.5 रूट स्क्वायर एफ सी के। तो सही आंसर हो गया सी। और लिमिट स्टेट में आपका फेलियर क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट है जब स्ट्रेन जो है वो 0.035 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग में कंक्रीट मेंबर इज कैरिड आउट टू रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इसलिए लगाए जाते हैं। चलिए आगे के जो है ये बिल्डिंग मटेरियल के आपके क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपके जियोटेक और आरसीसी के क्वेश्चन सारे कवर करा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।